यह कार्यक्रम महासेवा महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन, हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु जी और MNS मीडिया न्यूज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, एक न्यूज एजेंसी जो पत्रकारिता में नए आयाम खड़ा कर रहा है, दोनों मिलकर मुंबई की आवाज़ महासेवा के साथ एक खास कार्यक्रम में आपको मुंबई की ऐसी हस्तियों से मिलाएंगे जो मुंबई करों के लिए आवाज़ उठाते हैं, मुंबई करों के लिए काम करते हैं। आज भी हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो RTI के जरिए मुंबई करों के लिए और देशवासियों के लिए जिन्होंने अहम खुलासे किए हैं, ऐसी शख्सियत मिस्टर मनोरंजन राय हमारे स्टूडियो में मौजूद है। प्लीज वेलकम मिस्टर राय। दर्शकों, RTI सूचना का अधिकार और सूचना के अधिकार के काफी सैकड़ों और हजारों सिपह सालार हैं जो देश भर में काम करते हैं। उनमें से कई ऐसी हस्तियां हो जाती हैं जो बड़े खुलासे कर नामचीन हो जाते हैं। उनमें से एक शख्सियत है मनोरंजन राय। दोस्तों, स्टाम्प पेपर बहुत सारी खुलासे किए इन्होंने और उनके खुलासे के साथ साथ हम बात करेंगे आज कि RTI के जरिए कैसे सरकारी दफ्तरों में जो बंद फाइल है उसमें करेक्शन करके हमेशा के लिए जनता का भला किया है। तो ऐसे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मनोरंजन राय मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, इन्होंने 2010 से 2020 के बीच में बड़े बड़े खुलासे किए। उनमें से एक खुलासा है स्टाम्प पेपर के जो सप्लाई हैं दोस्तों, उसमें डिफरेंस था। वो कैसा खुलासा था वो खुद बताएंगे। स्टैम्प पेपर जो है नॉन जुडिशली जो स्टैम्प है 100 रुपये से लेके 500 रुपये की जो स्टैम्प है, जो पब्लिक को एग्रीमेंट एफिडेविट के लिए जो लगता है, उसमें जो घोटाला होता है के बाद स्टैम्प पेपर सुधार कैसा हुआ। 2005 के पहले 1995 के स्टैम्प पेपर अगर आपको चाहिए बैक डेट पे मिल जाता था। 1975 का चाहिए तो बैक डेट पे मिल जाएगा। नोटरी भी आपको बैक डेट पे मिल, बट ये लीगल चीज़ नहीं होता था। लेकिन 2005 के बाद जब ये चीज़ घटना सामने आया नॉन जुडिशरी स्टैम्प के ऊपर, सारे स्टैम्प पेपर को बंद कर दिया गया था। बट उसके बाद भी जब नासिक प्रिंटिंग प्रेस से सारे स्टेट को जब सप्लाई जाता है तो उसमें जो आंकड़ा आता है उसमें से काफ़ी डिफरेंस होता है। तब वो आने के बाद जब फिर उसका सुधार होता है, वो सुधार होता है जब आप अगर पब्लिक अगर कोई भी स्टैम्प पेपर लेने को जाता है, उसमें से अभी आपको सुधार मिलेगा जब आप किस लिए आपको स्टैम्प पेपर चाहिए, एक काम कहाँ पेपर आप यूज़ करेंगे, वो देने के बाद आप स्टैम्प लग के आपके पास आता है जो आप बैक डेट में नहीं ले सकते। आप उसके बाद आप नोटरी कर सकते हैं जो आप लीगल प्रोसेस हो गया है। ये एक स्टैम्प पेपर का बड़ा सुविधा हुआ जनता के लिए। बिल्कुल, ये खुलासे के बाद एक लोगों के लिए एक अच्छी सुविधा हुई। दोस्तों, एक और खुलासा किया था इन्होंने, बैंक जो लोन देती है उनमें से किस तरह से फर्जीवाड़ा होता है, एक ही पेपर्स पर किस तरह से कई तरह के लोन लिए जाते हैं, इस पे बड़ा खुलासा किया है। जो डिफाल्टर थे, लोन डिफाल्टर, उसके बाद काफ़ी सुधार हुआ। आज भी बैंक बड़ी खातिरी से, बड़ी सावधानी से कदम उठाती है। जब कोई भी पब्लिक जब लोन लेता है, एक तो अपने एक फ़ायदा के लिए लेता है, कोई कंपनी के लिए भी लेता है, लेकिन काफ़ी सारे लोग जो है जो लोन लेने के बाद भी भर सकता है लेकिन भरता नहीं है। और एक डॉक्यूमेंट पे 2 जगह 4 जगह 5 जगह पे बैंक से लोन इशू करता था और होता था। उसके बाद जब एक बड़ा खुलासा आता है, जब 50,000 कंपनी जो इस तरह का लोन लिया और वो लोन नहीं चुका रहा है, उसके बाद RBI उसके ऊपर एक्शन लेता है। बाद में CBI के एक जज बैठता है। उसके बाद अभी बैंकों से अभी आप लोन लेने को जाएंगे तो आपको काफ़ी सारा प्रोसेस में जाने के बाद ही आपको लोन होगा, काफ़ी सारा रिसर्च होने के बाद ही आपको लोन सेंक्शन होगा। पहले जैसा भी नहीं है, वो भी एक बड़ा सुधार हुआ। बिल्कुल, जो लोग दिवालिया घोषित हो जाते थे, डिफाल्टर हो जाते थे और अपना हिंदुस्तान का पैसा, अपने भारत का जमा पूंजी बाहर चले जाते थे, जैसे मेहुल चोकसी और मोदी, तो ये सब कदम ना उठे, इस तरह डिफाल्टर्स कम हो, एक अच्छा खुलासा हुआ। उसकी वजह से अगले इनकी स्टोरी की तरफ बढ़ें। लाखों की तादाद में जो डॉक्टर्स और एडवोकेट थे, प्रोफेशनल्स, अन्य प्रोफेशनल थे, उन्होंने प्रोफेशनल टैक्स भरना शुरू कर दिया इनके खुलासे के बाद से। वो क्या है प्रोफेशनल टैक्स का? हमने जब सेल टैक्स कमिश्नर के पास RTA करता हो 1975 से लेके अभी तो कितने प्रोफेशनल टैक्स भरा, डॉक्टर से लेके एडवोकेट, अदरवाइज बिजनेसमैन, स्कूल, कॉलेज, काफ़ी सारा जो है। तो इसमें से काफ़ी लोगों का लिस्ट नहीं आता है, जो डॉक्टर है, जो एडवोकेट है, उनकी नहीं आता है। फिर बार काउंसिल से जब डॉक्टर एडवोकेट की हम रिपोर्ट मंगाता हो तो उसमें वो लोग का नाम नहीं देखा जाता था। यहाँ पर एक बड़ा सुधार हुआ, जो सारे डॉक्टर को और सारे एडवोकेट को नोटिस जाता है सेल टैक्स विभाग से, वहाँ से पैसा भरना और आना चालू हुआ। इसके बाद जो बड़े बड़े एक्टर, जो लोग भी पैसा नहीं भरता था, जो फिल्म एक्टर है उनको पैसा नहीं भरता था, उनका तरफ से भी पैसा आना स्टार्ट हो गया। एक बड़ा सरकार के लिए फ़ायदा हुआ है, जो इस तरह का पैसा नहीं भरता है, नहीं दिखाता प्रोफेशनल टैक्स में, वो आना स्टार्ट हो गया।
बिल्कुल। मनोरंजन राय जी, एक बड़ा खुलासा किया था आपने, आरबीआई द्वारा जो नोटों में सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन था, एक बड़ा डिफरेंस था, वो क्या था? देखिए 2013 में टाइम्स ऑफ इंडिया में नीट खबर था, हेडलाइंस में खबर था, 2013 संडे का दिन था, खबर था। ये प्रिंटिंग प्रेस जो हमारा देश में 3 प्रिंटिंग प्रेस, एक है नासिक, एक है देवास और एक बेंगलोर, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के तरफ से प्रिंटिंग होता था। 1000 और 500 की नोट, 1000 की नोट 2000 में प्रिंट होना चालू हुआ, उसमें 500 की नोट और 2000 की नोट में बहुत सारे डिफरेंस आया। आरबीआई कितना रिसीव किया और उन्होंने कितनी सर्कुलेशन डाला है, जिसमें से बड़ा डिफरेंस आने का टाइम्स ऑफ इंडिया में एक स्टोरी आता है। वो आने के बाद ही आईएमएफ में रघुराम राजन जो डायरेक्टर था, उनको आरबीआई में लाया जाता है, उनको गवर्नर बनाया जाता है। बाद में कुछ मीडिया भी पूछते हैं उनको एक क्वेश्चन, जिसमें क्या सुधार किया है, तो उन्होंने बोला ये बड़ा इशू है, इनको हमको 6 महीने का कम से कम टाइम, जो हमको इन्फॉर्मेशन जानकारी आता है इस विषय में। उसके बाद हमने 2015 में हम एक पीआईएल फाइल किया। पीआईएल फाइल में जो हमें तकलीफ़ हुआ, उसके बाद कोर्ट ने 2 जगह पे हमको बोला जो पीएम को पार्टी जो आपने बनाया, अगर आप रखना चाहोगे तो 10 लाख आपको डिपॉजिट रखना पड़ेगा। उसके हमने हाँ बोलने के बाद भी कोर्ट के तरफ से पीएम फाइनेंस मिनिस्टर और वित्त मंत्रालय को डिलीट मार देता है। उसके बाद मैटर चलता है, 18 से 20 हियरिंग होते हैं। होने के बाद हमारा मैटर को डिसमिस करने के बाद 8 नवंबर 2016 में नोट बंद होता है। उसके बाद हमने रिव्यू फाइल किया था। रिव्यू फाइल 1 साल के बाद सुनवाई आता है कोर्ट में, तब जज पूछता है जब सरकार को जो करना था वो तो डिमोनेटाइजेशन हो ही गया, अभी आप क्या करेंगे, ऑलरेडी आपका रिव्यू फाइल भी डिसमिस हो जाएगा। तो फाइल भी हमारा डिसमिस हो गया। तो मेरा सवाल ये था जो अगर सरकार के तरफ से मेरे पिटीशन पे डिसमिस हुआ तो यहाँ पर डिमोनेटाइजेशन कैसा हुआ, क्योंकि जो आंकड़ा जो डिफरेंस था वो आंकड़ा हमें मैच कराना था और ब्लैक मनी को किस तरीके बंद कराना था, ये हमारा एक प्लान था। लेकिन ब्लैक मनी बंद नहीं हुआ है, उससे ज़्यादा ब्लैक मनी फिर दोबारा आ गया। बिल्कुल। एक और खुलासा बड़ा चर्चा में हुआ, ईवीएम मशीन का काफ़ी सालों से, पिछले कुछ सालों से चर्चा में, और उसका भी आपने खुलासा किया था। ईवीएम मशीन पर जो परचेस और सेल में जो बड़ा गड़बड़ियाँ थी, उस पर क्या खुलासा किया था? देखिए इलेक्शन कमीशन ईवीएम मशीन को लाया है और ईवीएम मशीन 2 कंपनियों बनाते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और एसीआईएल कंपनी, जो 2 कंपनी मिलकर ईवीएम बनाता है। ये दोनों से जो आंकड़ा आता है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से आंकड़ा आता है, और स्टेट कमीशन जो होता है, जो हर स्टेट में जो ईवीएम सप्लाई जाता है, उनके तरफ से जितने सारे हमारे पास इन्फॉर्मेशन आता है, वो इन्फॉर्मेशन देखने के बाद लगता है ईवीएम पे एक बड़ा घोटाला हुआ और ईवीएम को एक्चुअली बंद करना चाहिए। क्योंकि ईवीएम की वजह से काफ़ी पैसा हमारा इन्वेस्ट हो रहा है, जो पब्लिक के पैसा जा रहा है, जबकि ईवीएम की ज़रूरत नहीं। अगर 2 मशीन हम ईवीएम रखता हूँ, अगर हैक करना चाहेंगे चेंज करना चाहेंगे तो आसानी से हो जाएगा, और अगर ब्लड पेपर में करेंगे तो वो आसानी से काम नहीं हुआ। इसलिए ईवीएम को एक्चुअली बंद करना चाहिए, जो आज भी मैटर हमारा पीआईएल पेंडिंग है कोर्ट में, और इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिप्लाई फाइल हुआ और हमारा रिजॉइंडर फाइल हो गया है। इसके बाद कोर्ट क्या मूवमेंट लेगा बाद में हम। बिल्कुल। ईवीएम जैसा तो चर्चा का विषय है दोस्तों, उस पर ऑलरेडी पीआईएल है, जनहित में याचिका है मिस्टर राय की। दोस्तों, साथ ही मुंबई करो के लिए काफ़ी विषय उठाते हैं, देशवासियों के लिए उठाते हैं। आपको याद होगा, आप पिछले कई सालों से जो मुंबई कर हैं, आप बेस्ट की बसों में जो यात्रा करते हैं, उस टिकट पर 15 पैसे अतिभार के रूप में आपसे लिए जाते हैं। 15 पैसे प्लस करके जो टिकट का अमाउंट होता है उसमें 15 पैसे। उसके बारे में बड़ा खुलासा है कि लाखों करोड़ों की जो इकट्ठा होते हैं 15-15 पैसे, वो एक बड़ा अमाउंट है मुंबई करो का। उसके बारे में भी आपने जो खुलासा किया था, ज़रा बताइए। 1971 का इंदिरा गांधी एक्ट था, जो बांग्लादेश के लिए वो पैसा जाएगा, जो भी गरीब लोग हैं उनके लिए वो पैसा जमा करके उनके पास जाएगा। और 1971 से ये सब स्टार्ट था। लगभग 400 करोड़ की जो अमाउंट है, 15 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा का जो सरचार्ज लिया जाता था, वो पैसा कहाँ खर्चा हुआ डिपार्टमेंट के पास कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। ना ही मुख्यमंत्री के पास भी रिकॉर्ड्स है, ना ही ट्रांसपोर्ट कमीशन के पास है, ना ही बीएसटी के पास है। अब जब हमने खुलासा करने के बाद जब इस सब्जेक्ट पे बातचीत होता है, तो अब वो एक्ट को चेंज कर देता है। अब चिल्ड्रन एक्ट में आ जाता है। अब अधिभार तो ले रहे हैं, बट ये पैसा चिल्ड्रन एक्ट में आ गया। जो हमारा महाराष्ट्र में जो भी गरीब लोग हो, जो मुसीबत में आदमी है, उनके लिए वो पैसा जमा हो रहा है। मतलब यहाँ भी एक सुधार हुआ है। ठीक है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से इन्होंने काफ़ी आरटीआई के जरिए खुलासे किए। लेकिन कहावत है ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे,
एक काम ऐसा ही किया इन्होंने आरटीआई के जरिए कि सूचना का अधिकार मांगा इन्होंने, और उस आरटीआई के जरिए सरकारी दफ्तरों में जो सालों से फाइलें बंद है और उन फाइलों में बहुत सारी गलतियां हैं जो जनहित में है, लोगों के हित में उसको सुधार होना चाहिए था, वो सुधारी गई है डिपार्टमेंट के द्वारा। जो डिपार्टमेंट में जो करेक्शन है वो उसके बाद गलतियां सुधारी गई, उससे एक नया सोसाइटी में नया मैसेज जाता है। वो भी एक इन्होंने खुलासा किया है, क्या है उसके बारे में हम जानते हैं इनसे। देखिए, एक डिपार्टमेंट का मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन एक डिपार्टमेंट पे एक बड़ा से जो उनकी सोसाइटी के अंदर जो अकाउंट की एक गड़बड़ी हो रहा है, 30 सालों से चल रहा था, वो वहाँ से गलतियाँ होते होते आ रहा है, जबकि वो चीज़ों में कोई नहीं ध्यान दे रहा था। जब हमने आरटीआई से लाया है, करीबन 300-400 पेज की आरटीआई था, रिप्लाई था, वो जब हमने देखते देखते जब गलतियाँ हम पकड़ा तो हम डिपार्टमेंट को कंप्लेंट भेजा जी आप ये गलतियाँ हमारे से हो रहा है कि आपके तरफ से रहा है, इसको हमको क्लैरिफाई दीजिए। कंप्लेंट के बाद उनकी जो चीफ अकाउंटेंट होता है, वो चीफ अकाउंटेंट उन्होंने आरटीआई ऑफिसर को इन्फॉर्म करता है, हमें इनवाइट करते हैं जो उनको बुलाइए और हम बातचीत करना चाहते हैं। और सारे टीम बैठते हैं वहाँ पर, अकाउंटेंट सारे चीफ टीम बैठते हैं, 8-10 ऑफिसर लोग बैठते हैं और चीफ अकाउंटेंट बैठते हैं, आरटीआई ऑफिसर भी बैठते हैं। तो हमें बुला के अच्छा स्वागत किया और उन्होंने अच्छा हमारा खातिरदारी किया है। उन्होंने बोला जी आप ये जो किया है तो बहुत ही चौंकाने वाले किया है, लेकिन आपका सोच क्या है, अगर आप मीडिया में देना चाहते हो तो हमारे एक डिपार्टमेंट की बदनामी हो रहा है। बोले देखिए यहाँ पर ये पब्लिक स्टैंड नहीं है जो हम पब्लिक में इशू कर दें और ये आपका बुराई हो जाए। ये यहाँ पर पब्लिक सुधार नहीं है, डिपार्टमेंट की सुधार होना चाहिए, और ये डिपार्टमेंट की सुधार होने के बाद आने वाला समय जो है करेक्ट हो जाए। यहाँ पर हम मीडिया पे दूंगा 2-4 दिन बहुत अच्छा चलेगा, उसके बाद कुछ नहीं, लेकिन एक डिपार्टमेंट की बदनाम, मैं नहीं चाहता आपकी डिपार्टमेंट बदनाम हो। तो सारे ऑफिसर को पूछा ये गलतियाँ कब से हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने बोला सर हो गया अभी इसको करेक्शन। तो चीफ अकाउंटेंट उन्होंने बोला है ये सारी करेक्शन करके उनको दोबारा कॉपी दिया जाए, और इन्होंने बहुत एक आंखों के सामने चीज़ें लाया, नहीं तो ये सालों से होते ही जा रहा है। एक हमारा एक बड़ा खुलासा हुआ, बट यहाँ पर और भी गवर्नमेंट की तरफ से होता है जो कई सालों से एक फाइल बंद पड़ा रहता है, वहाँ पर जो भी इंचार्ज ऑफिसर ट्रांसफ़र होके आता है, क्या वहाँ पर प्रमोशन लेके आता है, ऐसा ज़रूरत नहीं, वो फाइल उनको पता ही है, ज़रूरत नहीं उनकी पीए उनको चीज़ बता दे। हो सकता है वो चीज़ बहुत सारे देश में आरटीआई एक्टिविस्ट है, कोई इंटेलिजेंट आदमी भी है, हो सकता है उनके बारे वो चीज़ है ना, तो आरटीआई में एप्लीकेशन करने में फाइल खोलने के बाद वो बाहर जब फाइल आता है उनके काम धाम बहुत होता है, जो देश की जनता के लिए भलाई हो सकते हैं, डिपार्टमेंट के लिए भी भलाई हो सकते हैं। तो ये भी आरटीआई एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम हुआ है। बट आरटीआई ये नहीं है जो मैं खुद मेरे लिए जानकारी लूँ, बाकी कोई इंडिविजुअल आदमी के लिए जानकारी हो वही हमारा फ़ायदा हो, ऐसा नहीं है। आरटीआई ऐसा होना चाहिए जहाँ पर इस तरह का खुलासा हो, इस तरह की जानकारी सामने बाहर आए, वो है आरटीआई। आरटीआई गवर्नमेंट इसीलिए लाया गया। और बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई में नहीं मिलते हैं, जो गवर्नमेंट में जो दफ्तर में काम होता है, काफ़ी सारा प्रैक्टिकली काम होता है जो पढ़ाई में नहीं आता है, और आरटीआई जाने के बाद हो सकता है हमें नॉलेज मिले, हमको सीखने को मिले, ये भी एक आरटीआई में बेनिफिट है। बिल्कुल, आरटीआई सूचना का अधिकार से काफ़ी सारे फायदे जो इन्होंने एक एक कर गिनाए, और इनके जो काम की बदौलत दोस्तों काफ़ी सारा राजस्व जो रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिला है, तो वो एक तारीफ़ काबिल है, और जनता को भी कहीं ना कहीं न्याय मिला है। तो दोस्तों मैं यही चाहूँगा कि इस तरह से मिस्टर मनोरंजन राय मुंबईकरों के लिए, देशवासियों के लिए आरटीआई करते रहिए जनहित में, और इनके तमाम जो विषय हैं जनहित में वो ऐसे ही चलते रहे, इनका सफ़र ऐसे ही जारी रहे। और साथ ही यदि आप मनोरंजन राय जी से संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे जो स्क्रीन पर नंबर दिए हैं उस पर संपर्क कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते। आप भी यदि इस तरह के कुछ आपके विषय हैं तो आप हमसे संपर्क करें। इस खास कार्यक्रम में मुंबई की आवाज़ महासेवा के साथ में आप किसी हस्ती को लाना चाहते हैं, आप इस चैट बॉक्स में नीचे जो लिंक है उस पर लिखें। मुझे यानी सुनील शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।